तो यहाँ देखते हैं क्या करना है आपको। मैक्सिमम लोग बैठे हुए हैं, कोई अप्रोच लगा नहीं रहा। तो यहाँ पे मास m था, चार्ज क्या था q, ध्यान देना सब लोग। यहाँ पे क्या था चार्ज तुम्हारा माइनस q। तो एनोथोरेसिज्म करने के लिए क्या करना होता है, स्लाइटली डिस्प्लेस करते हो। अरे यस और नो, तो आप यहाँ पे इसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर, ये एंगल तुम्हारा थीटा है, ध्यान देना ध्यान। तो ये थीटा है, ये एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा, थीटा बाई 2। सर्कल का याद है कौन सा, सर्कल का याद है कौन सा, ये वाला। अगर यहाँ पे देख रहे हैं एंगल कितना बनाता है, थीटा बाई 2 बनाता है। ये एंगल तुम्हारा थीटा बाई 2। अब ध्यान सुनना, ये क्या है तुम्हारा a है, अरे ये सुनो, और ये भी क्या है तुम्हारा a है ना। अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, ये साइड आपस में इक्वल है कि नहीं। अरे क्या नाम है इसका, क्या कर रही है, तो अगर ये और ये साइड आपस में इक्वल है तो ये थीटा बाई 2 है, तो ये भी कितना हो गया, थीटा बाई 2। ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा, ये cos थीटा बाई 2, ये भी ये cos थीटा, कितना होगा 2a cos थीटा बाई 2। यस और नो। तो यहां से लेकर यहां तक जो लेंथ है वो कितना हो गया, 2a cos थीटा बाई 2। यहां तक सबको क्लियर है, आवाज नहीं आया यार, क्लियर है यहां तक। अब आप जो इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा बताओ, mg टेंशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और मैंने सिखाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसे लगता है, अलोंग द लाइन। तो बिल्कुल इसके अलोंग कौन सा फोर्स लग रहा है तुम्हारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। और अगर इसका कंपोनेंट करो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारा mg sin थीटा, इसके अलोंग क्या होगा mg cos थीटा। इस इलेक्ट्रो का दो कंपोनेंट होगा, इसके अलोंग कितना होगा cos थीटा बाई 2, परपेंडिकुलर में कितना होगा fa into sin थीटा बाई 2। ये फोर्स का रिजोल्यूशन समझ में आया क्या किया मैंने। किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लो, मैं वापस तुमसे पूछूंगा, ठीक है। याद रख fe cos थीटा बाई 2 और परपेंडिकुलर क्या हो गया fe sin थीटा बाई 2। अब आप बताओ, हाँ इस वाले पॉइंट के अबाउट टॉर्क लिखना है, टॉर्क नेट कितना होगा बेटा, mg cos थीटा का टॉर्क कितना होगा, mg cos थीटा का टॉर्क इसके अबाउट कितना होगा, 0 होगा। mg sin थीटा का, mg sin थीटा इनटू a, किधर घुमाना चाह रहा है, अंदर की तरफ। मैं यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, ये स्टोरिक टॉर्क लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो जाएगा mg sin थीटा इनटू क्या हो गया, सही है क्या। टेंशन का टॉर्क कितना हो जाएगा 0। fe cos थीटा बाई 2 का टॉर्क कितना होगा 0 हो जाएगा, उसका अलोंग द लाइन किसका बचा केवल fe sin थीटा बाई 2। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, और ये उल्टा होगा, जिसको ऐसे घुमा रही है ना बाहर, तो ये कितना हो जाएगा माइनस fe sin थीटा बाई 2। ये तो तुम्हारा फोर्स है, डिस्टेंस कितना ले इसके अबाउट, लिखना कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, ये इक्वेशन बनेगा। अरे हाँ यार, हमें इसको किसके फॉर्म में रिड्यूस करना है, सम कांस्टेंट इनटू थीटा, और स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया है तो sin थीटा को लिख सकते हैं, और cos थीटा किसको अप्रोच कर रहा होगा 1। अब इसको लिखना शुरू करो, कितना है यहाँ पे देखो, माइनस अब तो सॉल्व हो जाना चाहिए, mg इनटू a, इसको थीटा लिख दिया। fe में क्या क्या था k q स्क्वायर, मैंने sin पहले कंसीडर कर लिया है, अपॉन कितना है डिस्टेंस कितना था बेटा 2a cos थीटा बाई 2, 2a cos थीटा बाई 2 पूरी का क्या हो गया स्क्वायर, क्या लिख रहा हूं क्या a into sin थीटा बाई 2। इसको सिंपलीफाई करो कितना है, तो फर्दर सिंपलीफाई करें कितना है, तो देखो इसको मैं यहां लिख रहा हूं। तो टॉर्क नेट कितना होगा बोलते रहो, माइनस यहां पे क्या लिखे mg a into थीटा, सही लिखा है क्या। फिर यहां पे करें माइनस kq स्क्वायर, cos तो ये 1 को अप्रोच कर गया, नीचे क्या बचा 4a स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है a, और sin थीटा बाई 2 करते हैं, सही लिखा है। अब यहाँ से थीटा को कॉमन निकालो तो डब्बे में क्या मिलेगा माइनस mg है कि नहीं, और यहाँ पे क्या मिलेगा बताओ, a से ये कैंसिल हो गया, k q स्क्वायर अपॉन क्या बन रहा है 8a नहीं, और बाहर में क्या हुआ थीटा, क्या ये पूरा कांस्टेंट है, और यस और नो। तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बताओ 2 पाई, m की जगह पे क्या लिखते थे i, तो यहाँ पे कैसे आता था, तो i कितना होगा स्कोप का m इंटू a स्क्वायर,
और सी जो अपन ये पूरा लिखा है कितना आएगा ये mga माइनस कितना हो जाएगा ए क्यू स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 8। नोट इट डाउन। तो ये आपका टाइम पीरियड है। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ एंगुलर असेसमेंट। देख लो वन बाय वन, कहीं कोई दिक्कत तो पूछना। नहीं आता है आगे। लोगों को बात समझ में आ गई है? कोई है जिसको नहीं आया? बिल्कुल ठीक है। इस तरीके से आप कूलम, मैंने बोला था कूलम्स तो में आप पूरी मैकेनिक्स ऐड कर सकते हो। कर दो इसको, लिख लिया? जिसका आ गया वो अलग एक क्वेश्चन करेंगे, लिखो तब तक। अब सिंपल से क्वेश्चन करते हैं। मान लो इस तरीके का पेंडुलम है, इसका मास मान लो m1 है, इसका मास m2, चार्ज q1 है, चार्ज q2 है। इस मोमेंट पे ये θ1 θ2 बना है। सिंपल सा सवाल। तो फिर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखो कि if the value of θ1, the value of θ1 is equal to θ2, then चार ऑप्शन में दे रहा हूँ। पहला ऑप्शन लिखो Q1 must be equal to Q2। पहला ऑप्शन लिखो Q1 must be equal to Q2। दूसरा लिखो M1 must be equal to M2। M1 must be equal to M2। तीसरा ऑप्शन है C, Q1 is not equal to Q2, M1 is not equal to M2। Q1 is not equal to Q2 or M1 is not equal to M2। And the last, none of this। Last क्या है? None of this। जिसका आ जाएगा चुपचाप बैठेंगे, बाकी लोग सब लोग ट्राई करेंगे क्या आंसर है। क्वेश्चन लिखा है ना θ1 θ2 अगर है तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? लेंथ वगैरह सब इक्विलिब्रियम है या फिर हाँ स्टार्टिंग में इक्विलिब्रियम है सब कुछ। एवरीथिंग इज एट इक्विलिब्रियम है ना। हाँ हाँ फुल ठीक। बाकी लोग भी ट्राई करेंगे, सोचेंगे, बताएंगे।
जल्दी सोचते हैं वैसे बिल्कुल सोच नहीं पाते ऐसे नॉन यूनिफॉर्मिटी की वजह हाँ दोनों के लिए हाँ चलो आ गया मतलब आपका आ गया एनीवन एल्स आपका क्या लॉजिक क्या है आपका क्या था बाकी लोगों का m1 must be equal to सबको आगे गया m1 must be equal to पक्का आप बताओ m1 must be equal to m2 क्यों होना चाहिए हाँ तो बताओ क्या नाम है आपका हाँ आगे तो मैं बताओ सोच के बताओ तब हाँ में हाँ मिला लेते हो है ना m1 must be equal to m2 क्यों होना चाहिए चलो आप ही बताओ हाँ सर तो मतलब सर कोई भी एक बॉडी के ऊपर नेट फोर्स मतलब इक्वेट करके दो इक्वेशन बनेगी हाँ सर जैसे पहली इक्वेशन बनेगी 2t sin थीटा इक्वल टू और सर दूसरी इक्वेशन बनेगी सर 2t cos थीटा इक्वल टू m सर दोनों को डिवाइड करने पे tan थीटा इक्वल टू fe बाय m1 पहले के लिए और दूसरे के लिए m2 सर दोनों को डिवाइड मार के ना tan थीटा का रेशियो आ जाएगा और उसके प्रोपोर्शन में मास आ जाएगा इतना करने की जरूरत नहीं है डायरेक्ट अपन नहीं सोच सकते डायरेक्ट ही हो जाएगा डायरेक्ट सोच सकते हैं ना जैसे अगर आप इधर देखो डायरेक्ट सोच सकते हैं m1 का देखो अगर आप md नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है m1 इधर कौन सा फोर्स है कौन सा फोर्स है अगर ये रिजल्टेंट का एंगल सेम होना है तो इतना इसको चार्ज सेम हो या अलग हो fe में कोई चेंज इतना fe इस पे लग रहा है उतना fe इस पे भी लग रहा होगा जैसे आप इसका अगर आप fe बनाओगे तो नीचे कितना फोर्स लग रहा होगा m2 जी यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा F और यहाँ पे कौन सा फोर्स होगा टेंशन अगर इस रिजल्टेंट को सेम होना है तो Fe तो चाहे चार्ज सेम हो या इक्वल है ना सेम हो या डिफरेंट हो Fe तो सेम ही रहेगा तो ये रिजल्टेंट कब सेम होगा ये थीटा एंगल कब सेम होगा मास आपस में m1 मस्ट बी क्या होना चाहिए देखो इसी सवाल में आगे चलते हैं देखो कि इन द प्रीवियस प्रॉब्लम theta 1 is equal to theta 2 given है theta 1 is equal to theta 2 and the density of bomb is 1.6 gram per centimeter cube density of bomb is 1.6 gram per centimeter cube है ना if this system is placed 1.6 gram per centimeter cube if the system is placed inside of fluid of density if this system is placed inside of fluid of density 0.8 gram per centimeter cube 0.8 gram per centimeter cube and it is observed that theta 1 is still equal to theta 2 then what will be the dielectric constant of the liquid and what will be the dielectric constant that is question
ऑफ द लिक्विड। हाँ रिपीट करो। पुराने वाले क्वेश्चन के टेंशन पहले से इक्वल गिवन क्या चीज? क्वेश्चन का टेंशन पहले से इक्वल गिवन इक्वल नहीं है, सिमेट्रिकल है ना वो। अच्छा हाँ तो बताना है कितना होगा। सवाल ये है कि इसको आपने लिक्विड में प्लेस कर दिया और लिक्विड में डालने के बाद फिर से थीटा 1 थीटा 2 सेम है, इसका मतलब लिक्विड का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा ये फाइंड आउट करना है ना। सॉल्व करो बताओ कितना है। दो डेटा गिवन है, रो ऑफ द बॉल कितना गिवन है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और लिक्विड का रो कितना गिवन था 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। करो ट्राई, आसान सवाल है सबका आंसर है। हाँ तो करेंगे और बताएंगे कितना है। हाँ से इक्वल गिवन है ना मतलब है। टू आ रहा है बिल्कुल सही। हाँ हाँ बिल्कुल एमजी के प्रॉपर इक्वेशन ऐसे सॉर्ट कर इक्वेशन लिखो एफबीटी बनाओ और अब 2 लाख के मेरे को 50,000 दोगे। मेरे को 2 लाख के 50,000 दोगे। नहीं मैम नहीं नहीं। हाँ जी न्यू बैच है उसमें ऐसा क्यों नहीं कोई बच्चे सॉल्व कर पा रहे तो बिल्कुल नहीं कर पा रहे। हाँ ये जो देखो क्या कर मैं फोर्स रिक्वेस्ट करो इक्विलिब्रियम में आएंगे ना नेट फोर्स क्या होने वाला है 0। तो पहले जब वो लिक्विड में नहीं है तो क्या इक्वेशन बनेगा उसका तुम्हारा ठीक है यार बाकी लोग कर देगा बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पा रहे। हाँ
mg और fe लिख दिया, इसको डिवाइड करो तो tan थीटा क्या हो गया fe by mc हो जाएगा ना। अब सेकंड केस में क्या होगा tan थीटा, फर्स्ट केस में tan थीटा fe by mc सबका आ गया, Yes, sir. कितनों का नहीं आया, सबका आ गया। सेकंड केस में क्या चेंज आएगा, fe में कोई चेंज आएगा क्या, आएगा, er के फैक्टर से कम हो जाएगा, mg इफेक्टिव कितना हो जाएगा, mg minus 164। देखो दो इक्वेशन लिखो, वही तो निकाला कुछ बच्चे बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, क्या लिखा आपने या एफई ईयर के फैक्टर से कम, चलो यार मुझे बता चार बार सबसे अच्छे हैं लोग, बहुत बढ़िया, बाकी लोग एवरेज। इधर देखिए आप, पूछता हूं मैं, बताना जिसका नहीं आया बिल्कुल, ठीक है, कौन बताएगा, आपका आएगा आंसर, सर आंसर नहीं आया। कोई बात नहीं, आप यहाँ पे सॉल्व करके बताओ, मेरे साथ सॉल्व करें ना, यहाँ देखो कौन कौन सा फोर्स था, जल्दी जल्दी बताओ सर mg, इधर कौन सा फोर्स है, टेंशन, इधर कौन सा फोर्स है, ये कब की बात कर रहे हैं, जब लिक्विड में नहीं है ना, ये एंगल कितना होगा 91। हाँ इन लोगों को ये चीज समझ में आ रही है, हर एक बच्चे को आना चाहिए, क्लियर है ये चीज, इन लोगों ने ये बना लिया था एफबी, ठीक है। अब इसको इक्वेट करो, t sin थीटा कितना होगा, t sin थीटा कितना होगा, fe के बराबर आया ना, और t cos थीटा कितना होगा, mg के बराबर, दोनों को डिवाइड करेंगे कितना मिलेगा अपने को, tan थीटा क्या हो जाएगा fe बाय, ये तो सबको आ गया होगा इक्वेशन नंबर, क्लियर है ये चीज। अब मैं पूछता हूँ सेकंड इक्वेशन, कौन बता दो, हाँ क्या नाम है आपका, आप बताओ, ये जब लिक्विड के अंदर रखेंगे तो किसमें चेंजेस आएंगे, टेंशन में कोई चेंज है ना, इधर Fe की वैल्यू क्या होगी, सेम रहेगी या चेंज होगी, सेम रहेगी, क्यों, लिक्विड में नेट फोर्स क्या है, कम हो जाता था, किसके फैक्टर से, Er या K का फैक्टर बोला था, Fe क्या कम हो जाएगा, Er कर दे, सही है ना, आया ना, यहाँ देखो जब मैं बोर्ड पे बता रहा हूँ, और नीचे कौन सा फोर्स लग रहा था यहाँ पे mg, और ऊपर कौन सा फोर्स है, एक और यही होगा ना, और ये एंगल तुम्हारा वही है, सेम कितना है 90 माइनस 60। अभी इक्वेशंस क्या क्या होंगे जल्दी से बता दो, वहां पे इक्वेशन लिखा हो, t sin theta equal to हां Fe by ER. इतना घबरा क्यों रहे, Fe by ER, ठीक है, उसके बाद t cos थीटा ये कितना हो जाएगा, हां क्यों mg Plus point cos theta. mg नीचे माइनस पॉइंट से कर सकते हैं, mg माइनस पॉइंट ये होगा क्या, यस और नो, दोनों को डिवाइड करो तो ये tan थीटा कितना आ जाएगा, Fe बाई कितना हो गया ER, और यहाँ पे क्या हो गया mg माइनस 1, सही लिखा है क्या, और ये आपस में दोनों क्या है, सेम है, इसको इक्वेट कर दो और ER की वैल्यू निकालो, इक्वेट करें और आंसर निकाले सबको जल्दी से, जिसका आ गया अच्छी बात है, जिसका बिल्कुल नहीं आया वो सॉल्व करके आंसर निकालो, और इफेक्टिव वैल्यू चेंज हो गई है, इफेक्टिव चेंज हो गया, सब बोल सकते हैं, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करो, Fe कैंसिल हो जाएगा, वो ऐसे पता है कैसे निकालते हैं, रो के टर्म में कन्वर्ट कर लो, यू विल गेट आंसर, तुम्हारा आएगा आप कह रहे हैं करो आएगा, आपको समझ आ गया था आपको, ठीक है, तुम्हारा क्या नाम, आपका क्या नाम है, आगे नाम तो क्या रणवीर, आ गया क्या ER बराबर 2, मिलेगा नाम तो इसको रहते हैं, इक्वेट करो ना यार, इक्वेट करके कितना आएगा, Fe by mg कितना हो गया, Fe on ER mg minus 164, ER की वैल्यू चाहिए, दे दो mg on mg minus 1, अब m को रो के टर्म में लिख दो, density of the body, volume of the body into
क्या होगा डेंसिटी ऑफ द बॉडी वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इनटू ई माइनस डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड नहीं वॉल्यूम ऑफ द बॉडी सही लिखा गया मैंने क्या क्या कट जाएगा यहाँ से रो के टर्म में आ गया रो आपको क्या बचेगा हाँ जी भी कट जाएगा ना वॉल्यूम केवल रो के टर्म में बचेगा और रो गिवन है आप वहां पे वैल्यू रखो 2 आता है ना 3-4 बच्चे ने सॉल्व कर लिया स्टार्टिंग ठीक है शांत इतना शांत क्यों बैठे हो यार आया समझ में नहीं आया पक्का आया चलो इसे में एक और क्वेश्चन करते हैं देखते हैं कितना सोच पाए एक और सवाल ये है कि मान लो इसी तरीके का सिस्टम है ना ये इसमें मान लो स्टार्टिंग चार्ज क्यू है लेंथ ये एल दिया हुआ है और इनके बीच में जो सेपरेशन है उसको एक्स दिया हुआ है मैंने समझाया था इसका मतलब क्या है x की वैल्यू मच मच स्मॉलर देन l गिवन ड्रॉ द फिगर फर्स्ट है ना तो बताया था रिलेटिव वर्ड होते हैं पॉइंट इनफाइनाइट यस और नो Yes. तो लिखो फिर मास स्क्वायर में आइडेंटिकल है मतलब दोनों के बीच में सेपरेशन x दिया और l लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है और x की वैल्यू मच स्मॉलर देन l गिवन और पूरा सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में दोनों चार्जेस का वैल्यू हाँ सब कुछ सेम दिया हुआ है इक्वल टू मास इज m गिवन है थीटा एंगल x डिस्टेंस l लेंथ ठीक है ठीक है ये पक्का कहानी समझ में आया फिगर क्वेश्चन ये है यहाँ से चार्ज लीक करने लगा ना थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है ना कम होगा तो क्या आप एक दूसरे को अप्रोच करेंगे यस आया ना और जब जब आप अप्रोच कर रहे हैं एक दूसरे को उसकी जो वेलोसिटी है वो इस फॉर्म में गिवन है a/√x जस्ट आफ्टर रिलीज यस और नो लिख लो पहले फिगर लिखो कि ये कांस्टेंट लिखो कि इनिशियली द सिस्टम इज एट इक्विलिब्रियम initially the system is at equilibrium initially the system is at equilibrium now the charge starts leaking from the bulb due to this both the charges start approaching to each other both the charges start approaching to each other with velocity v is equal to a by root x v is equal to a by root x where a is a constant then find out rate of leaking of charge है ना dq by dt then find out rate of leaking of charge dq by dt होता है and find out dq by dt किस रफ्तार से चार्ज कम हो रहे हैं ठीक है बहुत ही सेम अभी जो बताया था उसी तरीके से सॉल्व करना है फोर्स बैलेंस करना
आगे कितना The 3 ठीक just after release होता है just after release होता है कितना कितने का तुम्हें यार ये कितना है इसमें एक बच्चे का और कोई हाँ नहीं है एक कांस्टेंट है हाँ हाँ क्या बता रहे हो
इससे x निकाल इसमें चार्ज का जो फंक्शन ऑफ x ट्राई करोगे ना, चार्ज को हाँ डी के वैल्यू से फंक्शन ऑफ x निकालो और फिर उसको एंगुलर फिट करो। ये वाले फंक्शन ऑफ x निकाल सकते हो, फिर इसको टाइम चार्ज का जो फंक्शन ऑफ x निकालो। देखो जैसे मान लो कि इस चार्ज को रिलीज करते हैं, किस डायरेक्शन में मूव करेगा, किधर चलेगा वो, तो फिर टेंजेंशियल जो करें ये रेडियस इसके लॉन्ग चलना चाहिए, उसके लॉन्ग जस्ट एक एक्सिस बना, एक्सिस अब इसके लॉन्ग फोर्स का कंपोनेंट हो जाएगा mg का भी और fe का भी, ठीक है। हाँ उसको इक्वेट करके फिर q पहले फंक्शन रखते हैं। आपका आ गया क्या क्या बता ट्राई करके वो ज्यादा नहीं आया था एटक कर जो ले बच्चे का है, बाकी और कोई आपका इधर तुम्हारा ठीक भी लगा। अरे कोई बात नहीं यार, कौन सा मैं जज कर रहा हूँ। हाँ क्या लिख रही है ये इसमें कैजुअल क्यों लिख रहा हूँ। तो मैं सब कुछ आता हूँ, ये क्या लिखते हैं e cos theta mg f sin theta tan theta tan theta ये निकाल दिया। चलो देख लिया मैंने आप लोगों को, बहुत सारे बच्चों को कुछ अप्रोच वगैरह लगा नहीं आ रहा, 2-3 बच्चे अच्छे हैं क्लास में, 2-3 में भी 1-2 बच्चे अच्छे हैं, तो मॉडरेट सवाल कराने पड़ेंगे मुझे ना, 3-4 सवाल दिए मैंने, पता चल गया अभी क्लास की क्या हालत है। सबसे पहले ये बताओ मुझे, आपने काइनेमेटिक्स जो पढ़ा था 11th क्लास में, काइनेमेटिक्स आपको क्या सिखाता है, व्हाट वाज द मेन कॉन्सेप्ट वहां पे आपने सीखा था काइनेमेटिक्स में, जो आपने प्रोजेक्टाइल में पढ़ा था, इंक्लाइन प्लेन वाला सवाल किए थे, वहां से मेन कॉन्सेप्ट क्या सीखा? वो तो 9वीं क्लास का बच्चा होता है, डेफिनेशन कोई ना पूछ रहा। सीखा था मैंने आपने एक्स वाई इंडिपेंडेंट होते हैं और एक्सिस को कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, सीखा था मेन चीज, पता नहीं कैसे। आप इधर देखो, जैसे मान लो अगर कोई चीज इक्विलिब्रियम है, ध्यान सुनना, तो हमने एक्सिस कैसे सिलेक्ट किया इससे पहले, इसके लॉन्ग ऐसे सिलेक्ट कर रहे थे, यस और नो। और कोई बॉडी अगर चलने लगा हो, मूव करने लगा हो, तो एक्सिस कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, टेंशन के लॉन्ग और फिर उसके परपेंडिकुलर, यस और नो। जस्ट लाइक आप यहाँ पे मानो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, तो अगर आपने यहाँ पे सॉल्व किया, ध्यान सुनना, सब लोग tan थीटा निकाल के बैठे हैं क्योंकि उनको एक्सिस ही सिलेक्ट करने नहीं आ रहा, और ये चीज आपने काइनेमेटिक्स में सीखा, बस आप ये बोल रहे हो कॉज ऑफ मोशन नहीं पता, ये बता रहे हो, मेन कॉन्सेप्ट है वो पता ही नहीं रहे। तो यहाँ से देखो अब क्या होगा, जब ये जस्ट चलना मूव करना शुरू करेगा, इतना ध्यान है, हमें एक्सिस कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, ये वाला या इसके लॉन्ग, ये करेंगे ना, जस्ट इसके लॉन्ग मूव कर रहे आया ना। तो अगर आप यहाँ पे फोर्सेज बैलेंस करो, यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा था पहले, एफ ही था, अरे यस और नो। नीचे कौन सा फोर्स था बताओ, mg, और ये अगर 90 है तो ये कितना एंगल हो गया, 90 माइनस थीटा, mg का रिजॉल्व कर, इधर कितना आएगा वैल्यू, mg sin थीटा। किन लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि जब कोई चीज चलने लगे हो पेंडुलम में, तो एक्सिस अपने को ऐसे सिलेक्ट करना चाहिए, तो मोशन सर्कुलर होगा ना उसका, अरे यस और नो। तो आपने यहाँ पे क्या लिख दिया, mg sin थीटा, और यहाँ पे ये f ही था, तो इसका अगर मैं इधर कंपोनेंट करूंगा कितना एंगल होगा, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, ये कितना हो गया थीटा, इसके लॉन्ग कितना आएगा, f cos थीटा। समझ में आ रहा है मेरी बात? जस्ट अगर अपन इन दोनों फोर्सेस को इक्वेट करें, तो mg sin थीटा किसके बराबर होगा,
एफ ई cos थीटा के। अब यहां से ध्यान से सुनना, mg sin थीटा को क्या लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में? ध्यान, ये वाला ऐसा बन रहा है ट्रायंगल, ये लेंथ कितना है बताओ? ये टोटल इसके बीच में x था, ये कितना था बताओ? x/2। और ये कितना था ये वाला l, और ये एंगल कितना है थीटा। sin थीटा कितना होगा? x/2l। सही लिखा है क्या? yes और यहाँ पे थीटा काफी स्मॉल है तो cos थीटा किसको अप्रोच करेगा? 1 को। यस और नो? और fe की वैल्यू क्या लिख सकते हो? k q² अपॉन उनके बीच में डिस्टेंस कितना है? x² है ना। यहाँ से q एज ए फंक्शन ऑफ x कितना आएगा बताओ? mg/2l, और यहाँ पे कितना हो गया? x3, और नीचे क्या आ गया आपका k, क्या इसका अंडर रूट आएगा। ये तुम्हारा आ गया q एज ए फंक्शन ऑफ x। पता नहीं क्या बोल रहा है, खुद ही पढ़ रहा है, खुद ही पूछ रहा है। ये जो लिखा है कि लोगों को बात समझ में आ रही है, ध्यान से देखो। यार काइनेमेटिक्स में पढ़ाने वाला नहीं हो, आपने एक्सेस पता नहीं सीखा, लेकिन ये चीज समझ में आ रहा है मैंने कैसे सॉल्व किया। क्यू एज ए फंक्शन ऑफ क्या आ गया? x आ गया। अब तुम्हें टाइम के साथ डिफरेंशिएट करना है, तो इसको क्या लिखेंगे अपन? डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा? dq/dt। dq/dt करोगे, जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालो, कितना बचेगा? ये √mg अपॉन कितना, ये 2kl है ना, और वहां पे x की पावर 3 था, उसका कितना हो जाएगा? 3/2 हो गया ना। कितना हो जाएगा वो? 3/2, और x की पावर कितना हो गया? 3/2 - 1, साथ में कितना आ गया? dx/dt। चेन रूल लगा दिया, तो सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? √mg/2kl इनटू कितना हो गया? 3/2। ये कितना और समझाता हूं, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, और लिख लो फिर मैं वापस समझ। नोट डाउन करो। आयरन में तुम्हें हो गया ठीक। सर यहाँ पे आपने साइन थीटा की वैल्यू पुट की था, मुझे कॉस वरना सब कुछ जीरो हो जाएगा। cos थीटा थीटा अप्रोचिंग टू जीरो है, मतलब स्मॉल है, काफी छोटा है, तो cos थीटा किसका अप्रोच करता है? 1। सब कुछ कर देना। हां, सब कुछ अप्रोक्सीमेशन में एक जगह पे लगाना चाहिए, स्टार्टिंग में लगा दो हर जगह तो जीरो सब आ जाएगा। यस, ये बताओ, ये चीज जिसको समझ में नहीं आया जो मैंने अभी बताया, माफ कर दो, ऑनेस्टली में वापस बता दूं। चलो वो आ गया, आपको आ गया, उनको आ गया पीछे, चलो ठीक है, आ गया। और क्वेश्चन करते हैं मैकेनिक्स वाले, फिर आगे बढ़ते हैं, अलग टाइप के सवाल लेते हैं, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। सिंपल सा सवाल है कि इन्वॉल्व है क्यू चार्ज मास m, और यहाँ पे चार्ज है क्यू। इसको पहले सॉल्व करने से पहले अगर मैं एक सवाल तुम्हें पूछूं, सिंपल सा, m मास है
और ये हिंज पॉइंट है, तो मैं कितनी वेलोसिटी दूं ताकि ये एक मान लो लेंथ L है यहाँ पहुंच जाए। सिंपल सवाल है, इसको मैं कितनी वेलोसिटी दूं ताकि ये बॉब यहाँ पहुंचे। रूट 5G। कितने लोग बोल रहे हैं रूट 5G होना चाहिए? अरे आराम से आप मतलब कॉन्फिडेंटली रूट 5G होगा। इस पार्टिकल को कितनी वेलोसिटी दूं ताकि ये यहाँ पहुंचे, मिनिमम वेलोसिटी दूं ताकि ये यहाँ पहुंचे। सही, यहाँ से आगे भी जा सकता है क्या आगे नहीं, जस्ट यहाँ तक पहुंचाना है बस। यहाँ रूट 4G है, रूट 5G है। रूट 5G किसका आंसर होता है? कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दूं? अगर तुम इसको हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दोगे तब ये सर्कल में जाएगा। अगर मुझे यहाँ पहुंचाना है मैं सीधे इसको वेलोसिटी दे दूंगा तो ये तो हो सकता है। नहीं क्या बोल रहे हैं? अगर मैं इस सवाल में थोड़ा सा एक वर्ड यूज करता कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दूं तो आंसर क्या होगा? रूट 5G। कितनी वेलोसिटी दूं क्या आंसर होगा? सीधे यहां से एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। यार ये कोई स्ट्रिंग है, मुझे यहां पहुंचाना है, ऊपर मारते हैं ऐसे। यस सर। कितनी हॉरिजॉन्टल दूं उसका आंसर क्या होगा? रूट 5G। अब आप इसके लिए क्वेश्चन लिखो, यहाँ पे चार्ज क्यों है, यहाँ पे क्यों है, मास m है। क्वेश्चन लिखो कि व्हाट शुड बी द मिनिमम horizontal velocity that should be given to mass m. What should be the minimum horizontal velocity that should be given to mass m so that it will complete the vertical circle, so that it will complete the vertical circle, so that it will complete the vertical circle. हाँ स्प्रिंग सेट है, L लेंथ है, स्प्रिंग सेट है, M मास है, दोनों पे चार्जेस क्यों है? हाँ बना देता हूँ बस। ये हिंज पॉइंट पे एक चार्ज है Q, ठीक है, और एक स्प्रिंग है L लेंथ का, यहाँ पे बॉब है, इस पे मास M है, चार्ज है Q। कितनी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दें मिनिमम ताकि ये क्या करे सर्कल में, मिनिमम हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी दें ताकि ये सर्कल में so that it will complete the vertical circle. तो आप पढ़ चुके हो वर्क एनर्जी में पढ़ा होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन है ना। मैंने क्या बोला था, इसमें केवल मैकेनिक्स को एक नए फोर्स के साथ जोड़ देना है, बाकी पूरा चैप्टर ये। क्या करते थे यहाँ पे टॉपमोस्ट पॉइंट पे, क्या जीरो करते थे? वेलोसिटी या टेंशन करो, सॉल्व करो। कॉन्सेप्ट वही है, अगर तुमने फॉर्मूला रखा होगा उससे पिक्चर पे वैसे समझा होगा तो कर सकते हो।
तुम लोग आ रहे समझ में? प्रियांश कुमार, विहान, हाँ क्या बोल रहे थे? लग रहा है रॉन्ग लाइन। हाँ बिल्कुल सेंटीमीटर को नेट वैल्यू होते हैं और टेंशन एमटी में सेंटीमीटर पे हाँ ठीक है और बी ये तो फाइनल है ना बेटा, इनिशियल पूछा है ना, कितनी इनिशियल वेलोसिटी है ताकि वो सर्कल में घूम जाए तुम्हारा, आए बताओ कर सकते हो बताओ। क्या मतलब तरीका बताओ ना, मैंने आंसर पूछ दिया आप सॉल्व किया सर। हाँ हाँ जी इफेक्टिव बेटा अभी बताऊंगा। जी इफेक्टिव कब निकालते हैं, जब यूनिफॉर्म फील्ड हो, हर एक जगह पे वैल्यू क्या हो, फिक्स हो, है ना, और फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो, यूनिफॉर्म फोर्स फील्ड हो, ऐसा बोल सकते हैं। बिल्कुल। तो जब भी आप पढ़ते हैं सर्कुलर मोशन तो दो कॉन्सेप्ट होता था, एक तो फोर्स का, दूसरा एनर्जी का, तो वो दोनों लगाना पड़ेगा। नीचे वाली फाइंड आउट करनी है, नीचे वाली फाइंड आउट, ऊपर वाली वो निकालो, वो निकालना पड़ेगा, दोनों अननोन है। सर एक चीज हां 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 यहाँ पे हम ऐसा करेंगे जैसे डालेंगे हां जी सी एमजीएच फिर ये वाली वेलोसिटी के प्लस हाफ इसके पास उससे ये वाली हां फोर्स इक्वेट करते हैं यहां पर केवल एनर्जी और आप सही है। तो ये भी निकाल के बेटा ठीक है। उसके बाद एनर्जी का जो है माइनस बाय इलेक्ट्रिसिटी नॉट बिल्कुल सही है, परफेक्ट सही। आगे बताओ क्या कर रहे हो बताओ यार। बैलेंस करके ठीक है, टेंशन बिल्कुल सही, परफेक्ट। नेक्स्ट अभी नहीं पता करना चाहिए, ठीक है बस वो सिखाऊंगा। हाँ तो क्या करो बताओ, पूरा एक भी सवाल समझ में आया, सब ऊपर गया बाकी सवाल क्या। देखो आप वर्टिकल सर्कुलर में करते क्या थे, एक बार फोर्स और एक बार क्या एनर्जी। तो अब यहाँ देखो नहीं आया तो ये जब यहाँ पहुंचेगा इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा बताओ, सब लोग बताओ। 100 mg लग रहा होगा। मैं इस बेटा कौन बता दिया तो मैं सेंट्रीपिटल कोई फोर्स होता है, सेंटीमीटर कोई फोर्स होता है क्या, नेट वैल्यू आते हैं ना, फोर्स बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हो, उसमें ए होता है v स्क्वायर, उसका नाम है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कोई फिजिकल फोर्स होता है क्या, सूडो कोई फोर्स होता है क्या, फ्रेम चेंज करके तब लगाते हैं, कैसा हो। यहाँ पे जो फिजिकल फोर्स है कौन कौन से फोर्स है, mg है,
टेंशन है और कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये तीन फोर्स है, उनका जो नेट वैल्यू आएगी वो सेंटीमीटर के बराबर आएगी। यस और नो? तो अब यहाँ पे देखो टेंशन नीचे लग रहा था और क्या था बताओ, mg, ऊपर क्या होता फोर्स था fe, है ना, और यहाँ पे वेलोसिटी v थी। तो आप इक्वेट करोगे क्या लिखोगे बताओ, टेंशन प्लस mg माइनस क्या लिखें, fe बराबर क्या लिखें, mv स्क्वायर बाय r की जगह पे क्या लिखें। ये सही समझ में आया क्या लिखा हुआ है? किसको जीरो करना है क्रिटिकल वैल्यू के लिए, पढ़ा हुआ है तुमने वर्क में, किसको, t को जीरो कर देना। तो अगर आपने यहाँ पे t को जीरो कर दिया तो क्या इक्वेशन बन रहा है ये, mg माइनस fe बराबर mv स्क्वायर बाई, इसमें v पता है क्या आपने को अभी, अरे पता है क्या v, तो v निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एनर्जी। यहाँ पे कौन कौन सा काम इसमें मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं क्या, तो मैं पूछता हूँ कोई यार, आप बताओ पीछे आपके बगल से, हाँ खड़े हो, मैकेनिकल एनर्जी कब कंजर्व कर सकता है, नेट फोर्स जीरो, एक्सटर्नल फोर्स जीरो, फोर्सेस जीरो कर दिया तो वर्क कहाँ से आएगा, जब नॉन कंजर्वेटिव जीरो, मतलब बोल सकते हैं कि केवल कंजर्वेटिव फोर्स हो तब मैकेनिकल कंजर्व कर सकते हैं, केवल कौन से फोर्सेस प्रेजेंट हो, कंजर्वेटिव। तो यहाँ पे इसमें कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन का वर्क हमेशा क्या होगा, mg कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रो कौन सा फोर्स है, केवल कंजर्वेटिव है, तो क्या कंजर्व कर सकते हो, मैकेनिकल एनर्जी तो हमेशा ही कंजर्व होता है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पे लिखोगे तो क्या लिखना चाहिए, काइनेटिक इनिशियल प्लस पोटेंशियल इनिशियल बराबर काइनेटिक फाइनल प्लस पोटेंशियल फाइनल, क्योंकि वर्क डन बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक में जीरो होगा, वर्क डन बाय टेंशन भी क्या होगा, जीरो होगा। पढ़ चुके हो पहले, काइनेटिक इनिशियल क्या लिखें बताओ, हाफ m into q स्क्वायर, पोटेंशियल इनिशियल इसी को डेटा मान लो, पोटेंशियल इनिशियल क्या जीरो होगा, काइनेटिक फाइनल क्या होगा, हाफ m v स्क्वायर, पोटेंशियल फाइनल mg into 2l, सही लिखा है क्या, यहाँ से तुम v निकाल सकते हो यूनिट टर्म में, लिख सकते हैं ना, कितना आएगा यहाँ सॉल्व करें तो, चलिए तो क्या सर d अलग अलग से होंगे सर, यहाँ u लिखा है, यहाँ पे u लिखा है, ये u है, यहाँ पे d है, तो अपने को u चाहिए तो m सब में से कैंसिल करो और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा ये u स्क्वायर बराबर ये कितना हो जाएगा v स्क्वायर प्लस कितना हो गया 4gl, सही लिखा है क्या। अब इसको v स्क्वायर पे यहाँ पुट कर दो यार, की वैल्यू आ जाएगी, कितना आएगा हम सॉल्व करेंगे तो mg माइनस fe कितना होगा बताओ, aq स्क्वायर अपॉन l स्क्वायर, सही लिखा है क्या मैंने, और यहाँ पे mv स्क्वायर n बाई l और v स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं u स्क्वायर माइनस 4gl, सही है। यहाँ से सॉल्व करके u निकाल दो, दैट इज आंसर, ये मिनिमम होने चाहिए। चलो मैच हुआ था, ये मैच हो गया, हाँ किसी को डाउट है तो बताओ यार, मैकेनिक्स मुझे नहीं लग रहा तुम ढंग से पढ़े हुए, वापस रिवाइज करके आओ, इस चैप्टर में बोला था मैकेनिक्स का यूज आएगा आगे, है ना, इसके बाद वाले चैप्टर्स में कोई यूज नहीं, सिंपल इलेक्ट्रो कैपेसिटर करंट में कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सेम आ गया था तुम्हारा। इसलिए इसको जल्दी से कुछ इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स पे क्वेश्चन करते हैं कि उसे ग्राफ प्लॉट करने के लिए आते हैं, है ना, तो इसको लिखो फिर मैं आगे लिख लो, हेडिंग लिखो इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम, इसको लिख लो पहले, लिखो इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स, इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम्स, क्या नोट चलिए लिए क्या, जैसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ आता है आगे, इसलिए मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे कोई चार्ज 4q है और यहाँ पे कोई चार्ज q है,
ड्रॉ द फिगर में क्वेश्चन बोल रहा हूँ लिखना है 4q और q दिया हुआ है स्पेस में कोई चार्ज है इनके बीच में डिस्टेंस l दिया हुआ है ये सवाल है देखो पहले 4q और q इनके बीच में डिस्टेंस क्या दिया है l दिया हुआ है ना क्वेश्चन लिखो कि फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज स्मॉल q find out the location of third charge small q so that it will be at equilibrium दोनों चार्जेस फिक्स्ड हैं ये 4q और q क्या फिक्स्ड हमारे सब लोग कैंसिल हो जाएंगे जल्दी से कहां पे रखते हैं तीसरे चार्ज को ताकि वो इक्विलिब्रियम में रहे हाँ लाइन में नहीं आना चाहिए था किस लोकेशन पे होना चाहिए 2/3 L की डिस्टेंस 4q L का राइट कैसे कर दिया फॉर्मूला ये वाला क्वेश्चन पहले करना है कर लिया 3 तरह पहले करना पता है सॉल्व कर लो वापस कर लो देखते हैं q से L/3 है ना सबका आ जाने दे एक बार फिर आगे बढ़ते हैं बीच में ये x L - x है बिल्कुल आसान है आ गया सबका सबका ठीक है बीच में क्यों आएगा इक्विलिब्रियम हाँ जैसे मतलब इसका मैं लॉजिक बताऊं अगर मैं इस साइड रखता हूँ तो 4q के इधर रिपल्सन दे रहा हूँ q इधर दे रहा हूँ क्योंकि दो वेक्टर्स हैविंग सम एंगल हो उसका कुछ रिजल्टेंट जीरो आ सकता है वेक्टर्स का रिजल्टेंट जीरो कब आ सकता है जब वो एंटी पैरेलल यस और नो ऐसा कहां पे पॉसिबल हो रहा है लाइन में बिटवीन में लिख लो इस चीज को पहले नोट पॉइंट डाल के कि when two charges are of same nature either positive or negative when two charges are of same nature then equilibrium point will always in between them if two charges are of same nature then equilibrium point will always be in between them उनके बीच में आएगा तो अगर आप यहाँ पे कहीं पे भी लोकेशन मान लो यहाँ पे क्यू है इसको अगर एक्स बोल दें तो ये कितना हो जाएगा बताओ तो क्या इक्वेट कर लोगे सबका आ गया था एक्सक्यूएल एक और सवाल करते हैं जैसे मान लो इसी में टाइम हो गया एक और सवाल करते हैं ये हो जाएगा ना ये बताऊं पक्का यहाँ मान लो 4q और यहाँ पे मान लो -2q है -2 सेम सवाल है लोकेशन बताना है कहां पे इक्विलिब्रियम पे आए जल्दी से सब लोग सॉल्व करेंगे आंसर निकालेंगे 4q - 2q है सेम सवाल रिपीट करना है वेयर शुड बी द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज स्मॉल q d/√2 - 1 ठीक है बाकी लोग करने दो यार फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ थर्ड चार्ज स्मॉल q सो है 4q - 2q है बड़े कुछ हो जा रहा है इसी वाला सवाल है जल्दी से बताओ क्या है 4q - 3q कहां पे इक्विलिब्रियम पॉइंट है हां इसके बाद 4q - 2q लिखो सेकंड क्वेश्चन में 4q - 2q है find out the location of third charge small q so that it will be at equilibrium L कई कैलकुलेटर्स का
then वो आ गया किस साइड आ गया इक्विलिब्रियम right राइट ऐसा क्यों side देखो इस साइड तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि दो वेक्टर कुछ एंगल पे होंगे इधर भी पॉसिबल इन बिटवीन भी पॉसिबल इस साइड इस साइड देखो इस साइड 4 की वजह से कितना होगा इधर और यहाँ का इधर भी एंटी पैरेलल हो सकता है और इस साइड भी एंटी पैरेलल हो सकता है इसी साइड क्यों होना चाहिए क्योंकि ये वाला नजदीक में ये डोमिनेट कर रहा होगा यस और नो लिख लो इस चीज को नोट पॉइंट डाल के पहले कि व्हेन टू चार्जेस आर ऑफ ऑपोजिट नेचर व्हेन टू चार्जेस आर ऑफ ऑपोजिट नेचर then equilibrium will always be nearer to the then equilibrium will always be nearer to the small magnitude charge nearer to the small equilibrium will always be nearer to the small magnitude charge अब एग्जैक्ट वैल्यू बता दो कितनी आई L upon root 2 minus 1 L upon root 2 minus 1 बहुत बढ़िया सबका आ गया yes sir ठीक है नेक्स्ट इसी में एक क्वेश्चन लिख लो कि कमेंट ऑन टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कमेंट ऑन टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कमेंट ऑन टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम जैसे मान लो एक चार्ज यहाँ पे क्यू है एक चार्ज यहाँ पे स्मॉल क्यू है इनके बीच में डिस्टेंस एल है और एक मिडिल में चार्ज रखा हुआ है स्मॉल दूसरा अगर यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू है यहाँ पे चार्ज माइनस क्यू है इनके बीच में एक चार्ज है स्मॉल ड्रॉ द फिगर फिर जो क्वेश्चन दोनों लिखो ऐसे दो सिस्टम बनाओ क्यू और क्यू बीच में क्यू चार्ज स्मॉल क्यू नीचे में दोनों माइनस क्यू चार्ज है बीच में स्मॉल क्यू चार्ज मिड पॉइंट पे लगता मिड पॉइंट पे लगता मिड पॉइंट पे लगते दोनों फर्स्ट वाले में दोनों प्लस क्यू बीच में क्यू नीचे वाले में दोनों माइनस क्यू बीच में स्मॉल क्यू है ना अब लिखो कि एक बार क्या कर रहे हैं इस चार्ज को अलोंग द लाइन मूव करा रहे हैं एक बार परपेंडिकुलर मूव करा रहे हैं लिखो ना इस चीज को केस 1 लिखो कि मिडिल चार्ज इज मूव अलोंग द लाइन displaced along the line slightly और दूसरा लिखो along the perpendicular bisector second case displaced slightly along the perpendicular bisector along the perpendicular bisector along the perpendicular bisector तो आपको क्या करना है कमेंट ऑन द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम कमेंट ऑन द टाइप पता है ना स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल है ना उस पे कमेंट कर कमेंट ऑन द टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम एक बार मिडिल चार्ज को अलोंग द लाइन मूव करा रहे हैं स्लाइटली एक बार इसके अलोंग मूव इसको भी सेम तो ऐसे मूव कराएंगे तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा ऐसे मूव कराएंगे तो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा ऐसे कराएंगे तो कौन सा होगा ऐसे उस पे कमेंट करना स्टेबल होगा फर्स्ट स्टेबल हां स्टेबल अनस्टेबल क्या होता है बताइए थोड़ा सर मतलब कि जैसे कि अगर हमने थोड़ा मूव करा तो चार्ज मतलब अपनी जगह से थोड़ा सा डिस्प्लेस होगा लेकिन वापस उसी जगह वापस अपनी जगह पे आ जाए तो स्टेबल होता है अगर चला जाए वापस ना आए तो अनस्टेबल वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाए तो न्यूट्रल हो जाए हां फिर लोगों को बताइए मतलब चीजें पता है सबको तो आप बता दो चलो आइए इसको बोलो आप बताओ फर्स्ट केस में हम स्मॉल क्यू चार्ज को अलोंग द लाइन मूव करा रहे हैं कौन सा इक्विलिब्रियम होना चाहिए स्टेबल कैसे दोनों तरफ से फोर्सेस लग रहे हैं मतलब ठीक है तो फोर्स लगेगी एक क्यू है और यहाँ पे क्यू है ये क्यू है आपने इसको यहाँ लेके गया ये वाला चार्ज इधर फोर्स लगा रहा होगा F1 ये वाला इसको F2 लगा रहा होगा इसको वापस अपने पोजीशन पे आना है कौन ग्रेटर होना चाहिए F1 इधर लगा रहा है F2 अगर इसको वापस अपनी जगह पे आना है कौन सा ग्रेटर F2 ग्रेटर होना चाहिए तो देखो ये डिस्टेंस कम हुआ है तो डेरिवेटिव घटा तो फोर्स बढ़ा तो F2 ग्रेटर हो गया वापस अपनी जगह पे आ गए अलोंग द लाइन में कौन सा इक्विलिब्रियम स्टेबल परपेंडिकुलर पे अनस्टेबल इसको अलोंग द लाइन फर्स्ट केस में अलोंग द लाइन में स्टेबल इक्विलिब्रियम
अलोंग द लाइन वाले में फर्स्ट केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और परपेंडिकुलर में कौन सा है, अनस्टेबल। और स्टेबल में किसका सवाल बनता था, मुझे बताया ऐसे चलते हैं। अब अगली क्लास में अच्छा इस वाले का देख लेते हैं, -q और